गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेखा शास्त्र क्लास 12th कॉमर्स के इस भाग में हम डेप्रिसिएशन या ह्रास से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्ति पर ह्रास काटने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए कर बचाना, ऑप्शन बी सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करना, ऑप्शन सी व्यापार का व्यय बढ़ाना, ऑप्शन डी व्यापार का लाभ कम करना। तो जो संपत्ति पर ह्रास काटने का मुख्य उद्देश्य है, ये सही वित्तीय स्थिति ज्ञात करना होता है। वो इसलिए क्योंकि जो ह्रास जो काटा जाता है वो किस पर काटा जाता है, वो काटा जाता है आपकी स्थायी संपत्ति पर। और स्थायी संपत्ति पर ह्रास काटने के पश्चात संपत्ति का मूल्य परिवर्तित होता है, जिसे हम कहाँ जाकर देखते हैं, इसको हम देखते हैं बैलेंस शीट पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, मूल लागत पद्धति किसे कहते हैं। क्रमागत ह्रास पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति या वार्षिक मूल्यांकन पद्धति। स्टूडेंट, जो मूल लागत पद्धति है ये स्थायी किस्त पद्धति में लागू होती है, अर्थात संपत्ति की मूल लागत पर ही ह्रास प्रत्येक वर्ष काटी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति का मूल्य शून्य तक अपलिखित किस पद्धति में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए घटती शेष पद्धति, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक मूल्यांकन पद्धति, ऑप्शन नंबर सी सरल रेखा पद्धति, ऑप्शन नंबर डी वार्षिक वृद्धि पद्धति। तो किसी भी संपत्ति का मूल्य शून्य जो है वो सरल रेखा पद्धति में संभव है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्य ह्रास की गणना की जाती है पुस्तक मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी संपत्ति पर ह्रास की गणना उसके पुस्तक मूल्य पर ही की जाती है, जिसे हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अवशेष मूल्य का महत्व किस पद्धति में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए घटती शेष पद्धति, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक मूल्यांकन पद्धति, ऑप्शन नंबर सी सरल रेखा पद्धति और ऑप्शन डी वार्षिक वृद्धि पद्धति। स्टूडेंट, जो अवशेष मूल्य है इसे हम निस्तारण मूल्य भी कहते हैं और इसी को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। तो देखें हम इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए घटती शेष पद्धति, क्योंकि जब घटती शेष पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है और प्रश्न में अगर अवशिष्ट मूल्य या अवशेष मूल्य दिया है तो उसको उस पर ध्यान नहीं रखा जाता। क्वेश्चन नंबर 6, किसके कारण संपत्ति के मूल्य में एकाएक कमी आती है। एकाएक। ऑप्शन नंबर ए उच्चावचन, ऑप्शन नंबर बी अप्रचलन, ऑप्शन नंबर सी मूल्य ह्रास और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अप्रचलन। क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति पर ह्रास व्यवसाय के लिए है हानि, लाभ, व्यय और आय। तो जो ह्रास है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है और हम इसे लाभ हानि खाते में व्यय मानकर प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष ह्रास की गणना की जाती है। आपसे स्थायी किस्त पद्धति या मूल लागत पद्धति के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है संपत्ति खाते के अंतिम शेष पर, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति के बाजार मूल्य पर, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति के प्रारंभिक मूल्य पर या चौथा ऑप्शन है संपत्ति के लागत मूल्य पर। तो स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत किसी भी संपत्ति की लागत पर ही ह्रास की गणना की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति पर ह्रास की गणना करना किसके लिए वैधानिक आवश्यकता है। नंबर ए एकाकी व्यापार, नंबर बी साझेदारी व्यापार, नंबर सी कंपनी, नंबर डी सहकारी समिति। तो संपत्ति पर ह्रास की गणना अनिवार्य रूप से कंपनी के लिए आवश्यक होता है। कंपनी अधिनियम 1956 लें या वर्तमान में लागू कंपनी अधिनियम सन 2013, इसके अंतर्गत ह्रास की गणना आवश्यक होती है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति की लागत में क्या शामिल नहीं है। पहला स्थापना व्यय, दूसरा परिवहन व्यय, तीसरा अवशिष्ट मूल्य और चौथा क्रय मूल्य। स्थायी लागत पद्धति के अंतर्गत जब हम संपत्ति की लागत की गणना करते हैं तो उसमें संपत्ति का क्रय मूल्य, स्थापना संबंधी व्यय और परिवहन व्यय ये तीनों शामिल होता है, जबकि अवशिष्ट मूल्य शामिल नहीं होता। इस ऑब्जेक्टिव का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति पर ह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर लगाया जाता है। पहला ऑप्शन स्थायी संपत्ति,
दूसरा ऑप्शन चालू संपत्ति, तीसरा ऑप्शन तरल संपत्ति, चौथा ऑप्शन कृत्रिम संपत्ति। तो जो संपत्ति है वो हमेशा स्थायी संपत्ति पर ही ह्रास लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, एक मशीन का क्रय मूल्य 15,000 रुपए है तथा इसकी स्थापना पर 3,000 रुपए खर्च किए गए हैं। मशीन का अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है एवं अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपए है, तो मशीन पर वार्षिक ह्रास की राशि क्या होगी? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2100। स्टूडेंट, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हमको फार्मूला सूत्र याद होना चाहिए। आपका सूत्र है, जब हम वार्षिक ह्रास की राशि निकालते हैं तो वार्षिक ह्रास की राशि निकालते समय सबसे पहले हम लेते हैं संपत्ति का क्रय मूल्य। संपत्ति के क्रय मूल्य के साथ हम उसमें शामिल करते हैं संपत्ति की स्थापना से संबंधित व्यय, और अगर उसको व्यापार स्थल तक लाने में कोई खर्च हुआ है यथा परिवहन व्यय तो उसे भी शामिल करते हैं। इसमें से हम माइनस करते हैं अवशिष्ट मूल्य, और ये गणना करने के बाद इस पूरे परिणाम में हम भाग देते हैं संपत्ति के जीवन काल का। तो जो राशि प्राप्त होती है वह वार्षिक ह्रास की राशि होती है। अगर इस प्रश्न को हम सॉल्व करें तो संपत्ति का क्रय मूल्य 15,000 है, स्थापना पर व्यय है 3,000, सवाल में परिवहन व्यय का उल्लेख नहीं दिया है, इसमें से हम अवशिष्ट मूल्य घटाएंगे 2,000 और संपत्ति का जीवन काल है 10 वर्ष। तो इस प्रकार गणना करने के पश्चात हमारे पास तो इस प्रकार 15,000 और 3,000 जोड़ने पर 18,000 और 18,000 में 2,000 माइनस करने के बाद 16,000 की राशि प्राप्त होगी, जिसे हम भाग देंगे 10 वर्ष से। तो एक वर्ष के ह्रास की राशि आएगी 1,600। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, एक मशीन 40,000 में क्रय की गई। मशीन का अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपए है। वार्षिक ह्रास की दर 10% वार्षिक है। वार्षिक ह्रास की राशि क्या होगी यदि सीधी रेखा पद्धति से ह्रास काटी जाती हो? यहाँ पर सीधी रेखा पद्धति के संबंध में पूछा है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3,800, ऑप्शन नंबर बी 3,500, ऑप्शन नंबर सी 4,000 और ऑप्शन नंबर डी 2,500। तो याद रखें, जब सीधी रेखा पद्धति के अंतर्गत क्रय मूल्य और अवशिष्ट मूल्य भी दिया हो और वार्षिक ह्रास की राशि दी गई हो तो इसका सूत्र हो जाता है, सबसे पहले हम लेंगे संपत्ति का क्रय मूल्य। संपत्ति के क्रय मूल्य में से हम माइनस करेंगे अवशिष्ट मूल्य। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य के साथ हम और भी क्या करते हैं, स्थापना संबंधी व्यय, परिवहन व्यय जिसका उल्लेख मैंने इसके ठीक पहले प्रश्न में किया था वो हम जोड़ते हैं। अवशिष्ट मूल्य को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी उसमें क्या करते हैं, हम 10% के हिसाब से ह्रास की गणना करते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से हम सॉल्व करें तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40,000 का, अवशिष्ट मूल्य हो जाएगा 5,000 का, तो जो बचा हुआ है 35,000, इसी 35,000 पर हमको दिए गए 10% की दर से ह्रास निकालनी है। तो इसका परिणाम हो जाएगा 3,500। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14, क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष ह्रास की गणना की जाती है। पहला, संपत्ति खाते के अंतिम शेष पर, दूसरा संपत्ति के बाजार मूल्य पर, तीसरा संपत्ति के प्रारंभिक शेष पर और चौथा संपत्ति के लागत मूल्य पर। तो कभी भी याद रखें, क्रमागत ह्रास पद्धति में पहले वर्ष संपत्ति की मूल लागत पर ह्रास काटी जाती है और बाद के वर्षों में जो संपत्ति खाते का अंतिम शेष होता है इसे हम राइट डाउन वैल्यू भी कहते हैं, या इसे हम अपलिखित मूल्य भी कहते हैं। तो इस राशि पर ही ह्रास काटी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, मूल लागत पद्धति में ह्रास की राशि एक समान रहती है। इसको हम साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं। मूल लागत पद्धति में ह्रास की राशि एक समान रहती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, क्रमागत ह्रास पद्धति को आयकर विभाग के द्वारा मान्यता दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। मूल्य ह्रास आय के विरुद्ध समायोजन नहीं अपितु व्यय मात्र है, ये भी सही है। अनुमानित जीवन काल का महत्व मूल लागत पद्धति में नहीं है कहा, जबकि मूल लागत पद्धति में ह्रास की गणना करते समय हम जीवन काल का ध्यान रखते हैं, इसलिए
ये कथन गलत है और इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, संपत्ति पर मूल्यह्रास की ह्रासमान विधि है। पहले स्पष्ट कर लें कि ह्रासमान विधि है क्या चीज। तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। तो स्टूडेंट्स, जो इसके उपनाम है वो भी हमको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक वर्षों में अधिक मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास की राशि समान। ऑप्शन नंबर सी बाद के वर्षों में अधिक मूल्यह्रास। और ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक 2 वर्षों में मूल्यह्रास की राशि में परिवर्तन। स्पष्ट है कि जो पहले वर्ष ह्रास काटा जाता है उसकी राशि अधिक होती है, बाद के वर्षों में इसके ह्रास की राशि कम होती जाती है, क्योंकि हम ह्रास की राशि किस पर काटते हैं? अपलिखित मूल्य पर। प्रति वर्ष मूल्य ह्रास की राशि समान होती है, ये गलत है। बाद के वर्षों में अधिक मूल्य ह्रास, ये भी गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष में मूल्य ह्रास की राशि में परिवर्तन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निस्तारण मूल्य का अर्थ है। इसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि निस्तारण मूल्य को और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अवशेष मूल्य या अवशिष्ट मूल्य। तो ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन है बाजार मूल्य के अनुसार परिसंपत्ति का निश्चित विक्रय मूल्य। दूसरा है संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने पर बीमा से प्राप्त होने वाली नगद राशि। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का निपटान होने पर भुगतान किया जाने वाला नगद। और चौथा है उपयोगी जीवन की समाप्ति के बाद अनुमानित बिक्री मूल्य। तो जो चौथा ऑप्शन है ये इसका सही जवाब होगा। उपयोगी जीवन काल के बाद जो भी बच जाता है उसको हम क्या करते हैं? बाजार में सेल करते हैं, और यही कहलाता है निस्तारण मूल्य। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यह्रास की किस विधि में मूल्यह्रास की समान राशि प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में डेबिट की जाती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, आपको समान राशि पूछा है, तो आपको केवल किस पर ध्यान देना है कि किस पद्धति में समान राशि हर वर्ष काटी जाती है। पहला ऑप्शन है घटती शेष पद्धति, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक मूल्यांकन पद्धति, तीसरा ऑप्शन है सरल रेखा पद्धति, और चौथा है वार्षिक वृत्ति पद्धति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सरल रेखा पद्धति या मूल लागत पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष क्या होती है? समान होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाले सनह तथा स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। यह किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर कार्टर, आर्थर कॉल्स, मुनरो, बार्टली बाय। इसका सही जवाब है प्रोफेसर कार्टर। स्टूडेंट, कभी-कभी आपको ह्रास की परिभाषा पूछी जाती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी एक परिभाषा को याद कर लें। अक्सर ये ऐसे प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास की दर के साथ वार्षिक शब्द के न होने पर क्या प्रभाव होता है? वार्षिक कहीं-कहीं पर प्रश्न पर आपको पर एनम शब्द मिलता है या कहीं-कहीं पर एनुअल शब्द मिलता है। तो एनुअल या पर एनम देने पर हम समयावधि के हिसाब से ह्रास काटते हैं, लेकिन सवाल में कहा है कि अगर ये ना हो तो क्या प्रभाव होता है? इसका पहला ऑप्शन है वर्ष के मध्य में खरीदी गई संपत्ति पर संपूर्ण वर्ष का ह्रास लगाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। वर्ष के मध्य में विक्रय की गई संपत्ति पर ह्रास का आयोजन नहीं किया जाता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। तो प्रभाव एक और प्रभाव दोनों इसमें विद्यमान है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स लिमिटेड ने 5,000 रुपए की हानि पर 55,000 रुपए में एक मशीन बेची जिस पर मूल्य ह्रास 12,000 रुपए लगाया गया है। मशीन की लागत क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 62,000, ऑप्शन नंबर बी 72,000, ऑप्शन नंबर सी 55,000, ऑप्शन नंबर डी 50,000। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर लॉस 5,000 की हानि दी है और संपत्ति का विक्रय मूल्य दिया है। तो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लेंगे बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य कितने की राशि है? ये है 55,000 रुपए की। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपने लाभ नहीं कमाया बल्कि क्या अर्जित किया है? हानि। तो बिक्री में से हम प्लस करेंगे हानि, क्योंकि हमें लागत ज्ञात करनी है। तो बिक्री में जब हम हानि जोड़ेंगे तो 55,000 में जुड़ेगा कितना? 5,000 रुपए। तो राशि कितनी आ गई? 60,000 रुपए। अब ध्यान रखें कि ये जो भी राशि है वो वास्तव में क्या है? ये ह्रास के पश्चात की राशि है जो 60,000 हमने निकाली है। अब सवाल में एक आंकड़ा और दिया है कि मूल्य ह्रास कितना है? 12,000 रुपए। तो स्वाभाविक है कि ह्रास के बाद अगर 60,000 है
तो ह्रास के पहले और अधिक रही होगी। तो हमें क्या करना है, इसमें से फिर जोड़ देना है ह्रास की काटी गई राशि। तो 60,000 में हम जोड़ देंगे कितना, 12,000। तो हमारे पास कितना बच गया, 72,000। तो ये वास्तव में कौन सी राशि है, ये राशि है ह्रास के पूर्व की। देखें आप दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस लेखांकन प्रमाप में ह्रास की गणना का उल्लेख है। क्लास 11 में आपने लेखांकन प्रमाप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्रास, ये लेखांकन प्रमाप के किस क्रमांक में प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 1 लेखांकन प्रमाप 2, ऑप्शन नंबर 2 लेखांकन प्रमाप 4, लेखांकन प्रमाप 5, लेखांकन प्रमाप 6। अगर हम इसको सिलसिलेवार देखें तो लेखांकन प्रमाप जो 2 होता है वो स्टॉक से रिलेटेड होता है, अंतिम स्कंद के मूल्यांकन से। जो लेखांकन प्रमाप 4 होता है वो चिट्ठे के पश्चात की घटनाओं से संबंधित होता है, ये बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ है। और जो लेखांकन प्रमाप 5 होता है वो पूर्व की अवधि के शुद्ध लाभ या लेखांकन पद्धति में परिवर्तन से संबंधित होता है। जबकि जो लेखांकन प्रमाप 6 है इसका संबंध होता है ह्रास से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेखांकन प्रमाप 6। क्वेश्चन नंबर 23, एक कंपनी ने 1 जनवरी सन 2022 को एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी। घटती शेष पद्धति 10% वार्षिक दर से ह्रास काटने के पश्चात 3 वर्ष के अंत में मशीन खाते का शेष कितना होगा। आपसे ध्यान देंगे, घटती शेष पद्धति में 3 वर्ष के बाद की राशि पूछी, वो भी शेष के रूप में। ऑप्शन नंबर ए 36,450, ऑप्शन नंबर बी 38,650, ऑप्शन नंबर सी 40,250, ऑप्शन नंबर डी 34,550। ये बनेगा कैसे, तो अगर इस प्रकार के प्रश्न को आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो इसमें एक आप फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लेंगे संपत्ति का क्रय मूल्य और इसमें हम गुणा करेंगे एक ऋण ह्रास दर बटा 100 का घात, यहाँ पर हो जाएगा समय। अगर इसके हिसाब से हम चलें तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 50,000, ह्रास की दर कितनी है 10% और समय कितना है 3 वर्ष। ऐसा ही कुछ आपने चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में देखा था, लेकिन वहां पर प्लस था, यहाँ पे माइनस है। तो ये हो जाएगा 50,000 और अगर हम अंदर के ब्रैकेट के अंदर के हम अंक को हल करें तो ये हो जाएगा 90/100 का घात कितना है 3। तो इसका अर्थ निकला कि ये 90/100 गुणित 90/100 ये होगा और इसको हल करने के बाद इसका परिणाम प्राप्त होगा। स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का सॉल्व आप करें और इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यह्रास की उत्पत्ति के निम्न में से कौन से कारण हैं। पहला संपत्ति का निरंतर प्रयोग, दूसरा अप्रचलन, तीसरा समय का व्यतीत होना और चौथा सभी। संपत्ति का निरंतर प्रयोग से ह्रास उत्पन्न होता है, अप्रचलन से भी ह्रास उत्पन्न होता है, समय का व्यतीत होने से भी ह्रास उत्पन्न होता है। जैसे कि आप देखेंगे कोल माइंस, समय के बीतने के बाद इसमें मूल पदार्थ की समाप्ति होती तो भी ह्रास उत्पन्न होता है और समय के व्यतीत होने के बाद संपत्ति का मूल्य धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी पद्धति संपत्ति की पुनर्स्थापना से संबंधित नहीं है पूछा है। अब यहाँ पुनर्स्थापना का तात्पर्य क्या हुआ कि संपत्ति को उपयोग होने के बाद जब वो उपयोग योग्य नहीं होती तो फिर से स्थापित करना। तो आपसे पूछा है कि इसकी व्यवस्था कौन सी पद्धति में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वार्षिक वृत्ति पद्धति, ऑप्शन नंबर बी ह्रास कोष पद्धति, ऑप्शन नंबर सी बीमा पॉलिसी पद्धति और ऑप्शन नंबर डी स्थायी किस्त पद्धति। तो ये पद्धति एन्युटी इन्वेस्टमेंट से संबंधित है जिसमें संपत्ति को बाद में क्रय किया जाता है। ह्रास कोष पद्धति में क्या करते हैं, जितना भी ह्रास होता है उस ह्रास के बराबर हम क्या करते हैं, एक फंड बनाते हैं और उस फंड का क्या करते हैं हम बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी प्रकार बीमा पॉलिसी पद्धति में संपत्ति फिर से खरीदी जाती है, जबकि स्थायी किस्त पद्धति में ऐसी कोई भी व्यवस्था विद्यमान नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट, ये रहा आपके डेप्रिसिएशन का मोस्ट
इम्पोर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन। अगले पार्ट में लेखा शास्त्र के और भी दूसरे टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट अगले MCQ में, तब तक के लिए गुड बाय।